ओके, तो अभी गेट का पेपर खोल लेता हूँ मैं, तो देख लो इसमें बताओ, पहले 2022 का ही कर लेते हैं। तो अभी है ना, हमने 2023 2020 का मतलब पेपर डिस्कस किया था, तो अभी 2022 का पहले डाउट कर लेते हैं, फिर 2023 का करेंगे। बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन था, जिन लोगों ने ग्रुप में भेजे एक बार बताओ, देख लो शुरू से बताओ। अरे कहाँ पहुंच गए, ये मुझे ग्रुप खोलना है, चैट में लिख सकते हैं, ग्रुप ओपन कर लेता हूँ, कोई नहीं, देखो देख लेता हूँ। तो ट्वेंटी टू में था, पहले सौरभ ने भेजे थे ना। ठीक है, ये देख लेते हैं, उसके बाद चल रहा है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट है। तो एप्टीट्यूड में भी कुछ लोगों का डाउट था, देख लो एक बार 22 का जिन लोगों ने भेजे हैं, इनको नेहा को 5 9 10, हाँ, और इधर इनको 27 45, तो 3 लोगों ने भेजे हैं ना, तो इनके डाउट डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 9 10 देखते हैं क्या है। 5, ऐसे 5 ना आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो ये बैच 5 हमने स्टार्ट किया था ना, बैच 5 का पहला वीडियो अगर आप देखोगे ना, पहले 2 लेक्चर, तो उसमें एप्टीट्यूड डिस्कस किए थे। तो ये सब हम सारे 50 के 50 क्वेश्चन जो गेट के 2023 22 21 20 19 जो 5 पेपर है, इसके एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्लास में, पहले 2 क्लास में, जो बैच 5 का फर्स्ट 2 लेक्चर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अगर आप पूरा पेशेंस रख के पढ़ लो पूरा क्वेश्चन, तो आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। बस इंग्लिश है और कुछ नहीं है। देखिए आपको क्या इसमें डाउट आया, बताइए जी। नहीं, इसमें क्या डाउट है, आपने ट्राई किया? इसे किया था सर, इसमें ऐसा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड वो 360 डिग्री व्यू है उसका, तो नहीं 360 व्यू क्यों से वो, हाँ अच्छा 360 व्यू, लेकिन ये वो हर जगह देख सकता है, बट आधा तक क्यू एंड एस, तो मैं सोचती थी एस पे होने की क्या जरूरत है। नहीं, वो पूछ रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम दैट इफ दे विल बी एट दिस पोजीशन देन दे कैन लुक आउट द होल स्पेस। ये जो एक रूम है जिसके ये वॉल है ना, अब वो कहां बैठेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कहां बैठेगा कि पूरा स्पेस को वॉच आउट कर सके एक जगह से, 360 व्यू है उसका, तो एक जगह से। तो एक पॉसिबिलिटी क्यू पे अगर बैठेगा तो इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, अगर एस पे है तो भी इधर देख सकता है। तो मतलब पूरे जो रूम है वो पूरा आई रख सकता है ना, देख सकता है कि कहां क्या चल रहा है, वॉचमैन जो है। तो इसलिए क्यू एंड एस आर पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। हाँ वही पूछा, लेकिन यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ द सिक्योरिटी गार्ड डज नॉट मूव अराउंड the posted location and has a 360 view, which of the following correctly represent the set of all possible outcome, ये पूछ रहा है। set of all possible location amongst PQRS where the security guard can be posted to watch over the entire inner spaces of the gallery। तो set of all possible है QS, तो ये आंसर है इसका, है ना। जैसे इजी है, बताइए, कहता हूँ 15 मार्क्स एप्टीट्यूड का बहुत अच्छा मेजर पोर्शन है। मैं बोल रहा हूँ 15 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स पोर्शन से लाने 10 मार्क्स भी आपको बहुत मतलब एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन एप्टीट्यूड में अगर आप 10 12 मार्क्स इजीली ला सकते हो, और आपके जो रैंक आएंगे टोटल 100 मार्क्स में से आएंगे, इसमें से नहीं कि आपने स्टैट से कितने क्वेश्चन, मैं इसलिए बोलता हूँ कि 100 में आप ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। तो एप्टीट्यूड वाला फ्री के मार्क्स होते हैं, मुझे तो ऐसे लगते थे एप्टीट्यूड में, नेट में भी या गेट में भी,
कि ये 10-15 नंबर यूं ही आ जाते हैं। तो बाकी अगर 10 नंबर यहाँ से ले आओ तो क्वालिफाई करने लो 15 नंबर बाकी चाहिए मुझे टोटल, ये चीज है। और क्वालिफाई भी कर जाओगे, पिछले बार क्वालिफाई त्रिशा गोयल ने सिर्फ क्वालिफाई किया था, उसके 25.67 मार्क्स हैं और वो आईआईटी रोपर से पीएचडी कर रही है, उसका अभी एक सेमेस्टर कंप्लीट भी हो गया। ये है उसी गेट स्कोर पे, मतलब 25.67 मार्क्स है, 147 रैंक है, इसी रैंक पे वो आईआईटी जनरल कैटेगरी, यस। तो उसको आईआईटी रोपर में पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन मिल गया इसी रैंक पे, और वो एक साल कंप्लीट होने वाला है उसका। ये है वो तरुण गोयल हमारे बैच में है, अभी उसके क्लासमेट है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने एमएससी किया है, अभी जस्ट उसने पास आउट हुई थी और डायरेक्ट एडमिशन हो गया पीएचडी में। तो उसका नेट गेट था नहीं, तो गेट हमारे तैयारी की और गेट ऐसी क्वालिफाई हो गया जस्ट, और उसको हमने उसको कहा जहाँ जहाँ हर जगह अप्लाई करो, तो उसने सारे आईआईटीज में अप्लाई किए, फिर वहाँ रोपर में उसका इंटरव्यू दिया कई जगह उन्होंने, फिर इंटरव्यू में रोपर में एडमिशन मिला उसको। ये है। हेलो सर। जी 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 पृथ्वी, मेरे को एक पूछना था, जस्ट क्वालिफाई किया बाय चांस, मतलब क्वालिफाई हुआ और इंडिया रैंक वाले भी थे रहेंगे उसमें, तो ये डिपेंड करता है रैंक या इंटरव्यू डिपेंड करता है एडमिशन मिलेगा? नहीं, द पीएचडी प्रोसेस हैज 3 स्टेजेस, ठीक। सी द फर्स्ट स्टेज इज कि आपने अप्लाई किया, अब उनके पास सपोज 500 एप्लीकेंट्स आ गए, अब उनको इंटरव्यू 100 का ही लेना है, तो उनमें से फिर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर वो 400 का आउट करेंगे। लेकिन हमारे फील्ड इतना बड़ा है नहीं, गेट मतलब जो हमारे पीएचडी के लिए एप्लीकेंट बहुत कम है, तो मुश्किल से 10-15 एप्लीकेशन ही जाते। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक आईआईटी में मुश्किल से 10-15-20 बच्चे ही एक टाइम पे अप्लाई करते हैं, ओनली दैट मच ओनली, मैं ये बता रहा हूँ आपको। सो तो सबको शॉर्टलिस्ट करना ही है, इवन इफ यू आर क्वालिफाइड यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर श्योर। और अभी तो ऐसा हुआ, मैं एक इंसिडेंट रियल बताता हूँ। निखिल जायसवाल जो हमारे ग्रुप में अभी है, मेरा दोस्त है, क्लासमेट है बॉम्बे का, उसका एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। वो आईआईटी गुवाहाटी ज्वाइन किया है पीएचडी इन डेटा साइंस, उसका आईआईटी कानपुर में भी स्टैट्स में हुआ था। ही हैज 32 मार्क्स, 62 रैंक। तो कानपुर उसने एडमिशन नहीं लिया, वो आईआईटी गुवाहाटी में पीएचडी इन डेटा साइंस में एडमिशन लिया है। और वही आईआईटी गुवाहाटी का जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, मतलब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, तो स्टैटिस्टिक्स की इतनी डिमांड है कि अब मैं 3 स्टेज बता रहा था, पहले क्लियर कर देता हूँ। पहला स्टेज है शॉर्टलिस्ट होना, अप्लाई करोगे, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको रिटन टेस्ट के लिए, देन यू विल अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट, एंड इफ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट देन यू विल अपीयर इन इंटरव्यू, एंड देन आफ्टर द इंटरव्यू सिलेक्शन रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। तो उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपका पीएचडी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसके बाद डिसाइड। देयर आर 3 स्टेजेस। तो क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड गेट और नेट यू कैन नॉट अप्लाई, तो वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे, तो यू आर आउट ऑफ द गेम, इनिशियली आउट हो गया। तो क्वालिफाइंग गेट एंड नेट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया, आपको अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन और इफ यू आर क्वालिफाइड डजंट गारंटी यू विल गेट एडमिशन, बट चांसेस इज यू विल गेट, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू कैंडिडेट्स इन आवर फील्ड, है ना। और पीएचडी के लोग ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट, ऐसा है। तो मैं निखिल का बता रहा था, निखिल का शॉर्टलिस्ट हुआ आईआईटी गुवाहाटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें अर्पण भी पीएचडी कर रहा है, अर्पण ग्रुप में है अभी, है ना। अर्पण सन्याल जो है वो आईआईटी गुवाहाटी से पीएचडी कर रहा है स्टैट्स में, ऑलरेडी हमारे गेट बैच में है। तो उसने अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हुआ, उसने रिटन टेस्ट नहीं दिया बिकॉज उसको आईआईटी कानपुर मिल चुका था, शायद आ चुका था, या उसका मन नहीं था उस गुवाहाटी में स्टैट्स में पीएचडी करने का, तो उसने रिटन टेस्ट दिया ही नहीं। स्टिल उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि यू आर क्वालिफाइड आफ्टर। वो मुझे कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये उनके पास इतने कैंडिडेट में नहीं है कि वो शॉर्टलिस्ट कर सके रिटन के बाद। वो बच्चा जो रिटन में अपीयर ही नहीं हुआ रिटन टेस्ट में, उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो, क्योंकि सेम डे उसका 2 इंटरव्यू था, स्टैट्स डिपार्टमेंट में भी और डेटा साइंस में भी। तो वो डेटा साइंस का इंटरव्यू दे रहा था, तो स्टैट्स का रिटर्न नहीं दिया उसने, और इसके बावजूद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो ऐसा है, मतलब इतनी डिमांड है स्टैट्स वाले बच्चों की पीएचडी के लिए, क्योंकि वो बहुत कम कैंडिडेट है, बहुत कम कैंडिडेट। इवन इफ यू क्वालिफाई यू विल बी सिलेक्टेड। सेम त्रिशा का था, तो उसको भी लगता है सर कौन लेगा, ये तो 25 नंबर है और मतलब बॉटम पे ही है, 25.67 है। स्टिल मैंने कहा हर जगह अप्लाई करो, क्या ये नहीं होगा, नहीं होगा। फिर वो अप्लाई की और है ना, शी गॉट सिलेक्टेड आईआईटी रोपर। अब कोइंसिडेंस ऐसा है कि जिनके अंडर वो पीएचडी कर रही है वो खड़गपुर से पीएचडी किया है, मतलब अभी जस्ट उन्होंने 2 महीने पहले ज्वाइन ही, मतलब 2-3 महीने उससे पहले ज्वाइन ही किया था। उन्होंने खड़गपुर से अभी पीएचडी कंप्लीट किया है, फिर आईआईटी रोपर में वो प्रोफेसर बने हैं और उनके अंडर ही उनको मिला है। तो मतलब मैं भी जानता हूँ उनको, दीपक सर जिनके अंडर वो पीएचडी कर रही है। तो मेरा कोइंसिडेंस हुआ यहाँ पे। तो वो सोमेश सर के अंडर पीएचडी किया उन्होंने, दीपक सर ने, तो रोपर में फैकल्टी है वो। ओके,
तो ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो योर आंसर इज यू हैव टू क्वालिफाई। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पृथ्वी? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। हाँ, so just qualify it, you apply everywhere, there are 23 IITs, I think more than that। तो सब में अगर अप्लाई करोगे ना, और every IIT has at least 2-3 statistics faculty members। डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है, like I'm also doing PhD in IIT खड़गपुर in mathematics department, but my supervisor like सोमेश कुमार मेरे DSC member है, मेरा गाइड उदित मुक्ता है। तो यहाँ भी there are 3-4 faculties are from a statistics background। तो PhD में आपको कोर्स वो नहीं करना है, PhD में just you have to इंटरेक्ट बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर, यही दो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको एक प्रोफेसर ढूंढना है जो आपके फील्ड का हो, और एवरी आईआईटी हैज एटलीस्ट 1-2 स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी, और वो पीएचडी कराते हैं। तो आप जितने आईआईटी हर जगह अप्लाई कर सकते हो, और उनको चाहिए होता है, कैंडिडेट मिलते ही नहीं है ना, इस तरह से है ना। प्रॉब्लम है कि लोग नेट गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो अप्लाई नहीं करते, तो बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। इफ यू अप्लाई यू विल गेट चांस, है ना ये। और थोड़े से पढ़ लो, तैयारी कर लो, तो इजी है इंटरव्यू क्वालिफाई करना। चलो, और जैसे निखिल का आईआईटी कानपुर में होना बहुत सरप्राइजिंग था। निखिल, हम दोनों बॉम्बे से एमएससी किए, निखिल 2 साल से अभी जॉब कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो सब भूल चुका है समाउ से, बहुत थोड़ी देर पढ़ रहा होगा वो, और स्टिल वो उसने लास्ट में प्रिपरेशन किया एंड देन ही अपीयर्ड और हो गया, मतलब तो पता नहीं, जब बोले फिर भी ऐसा है, क्योंकि उसको लगा बहुत कम कैंडिडेट आए थे, तो उनमें से ही चुनना था, तो शॉर्टलिस्ट तो करना ही है, उनको सेलेक्ट करना ही है, तो इसलिए ओके। तो एक लास्ट हाँ, गेट क्वालिफाई हो गए तो बाद में जो एग्जाम देने पड़ेगी उसमें के लिए भी पढ़ना पड़ेगा ना ज्यादा? हाँ, वो तो वो बेसिक्स रहते हैं। जैसे आप गेट का जो जैसे इंटरेस्ट दे रहे हो ना, तो वहाँ जो टेस्ट होता है, पीएचडी टेस्ट उसको बोलते हैं, पीएचडी है ना, क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो उसमें यही सब क्वेश्चन आएंगे जो जैम गेट लेवल के हैं, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ओके। तो वहाँ भी वही बीएससी एमएससी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस ही होंगे, थ्योरीज नहीं। जस्ट जैसे जैम गेट के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस वहाँ होंगे, सेम। ओके, 5 के बाद 9 देखिए। तो 9th क्वेश्चन है, तो इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स PQRST, ओके, ये थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी है। ओनली 1 स्टूडेंट इज नोन टू हैव कॉपीड इन द एग्जाम। तो टोटल 5 स्टूडेंट है PQRST, ओनली 1 स्टूडेंट इज नोन टू हैव कॉपीड, सिर्फ एक ने कॉपी किया एग्जाम में। The disciplinary committee has investigated the situation and recorded the statement from the students given below. So अब इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। R has copied in the exam, P कह रहा है कि R ने कॉपी किया है, ओके। Q कह रहा है कि S has copied in the exam, Q कह रहा है कि S ने कॉपी किया है। R saying P did not copy in the exam, अब R ने ये कहा कि P ने कॉपी तो नहीं किया है, ओके। स्टेटमेंट S कह रहा है, S is saying only one of us telling the truth। अब इनमें से, हम में से जो 5 लोग हैं ना, सिर्फ एक ही इंसान सच बोल रहा है, मतलब 4 झूठ बोल रहा है। तो सबका कॉम्प्लीमेंट लगा लो चाहो तो। अब देखो अभी, एंड R is telling the truth, है ना, इस बार से ट्रिकी हो गया ना। तो टेस्ट तो बाहर हो गया क्योंकि टीम के पास वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। अब अच्छा रुको, क्या कह रहा है ये? The investigating team, हाँ, so the investigating team had authentic information that S never lies। तो इसने कहा था only one of us is telling the truth। तो authentic information क्या है? Which one is telling the truth? This? Yes. Okay. Yes, sir. So this is the truth। तो मतलब all are what? P क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। Q भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है ना, क्योंकि इसने खुद ही कहा था कि सिर्फ एक ही हम में से सच बोल रहा है। वो कौन है? खुद है ये। 5 लोग है ना, तो 5 लोगों में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि एस नेवर लाइज, तो एस झूठ नहीं बोल रहा है, ये पक्का है। और एस कह रहा है कि हम 5 में से एक ही इंसान सच बोल रहा है, तो वो कौन है? वो खुद है। और वो खुद इसलिए क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो झूठ नहीं बोलता, तो बाकी सब झूठ बोल रहा है। अब सबका उल्टा ले लो, अब देखो क्या हो रहा है। तो P did not copy in the exam, तो इसका उल्टा क्या होगा? He copied। तो यही आंसर है। Based on the information given above, the person who has copied exam is P actually। तो P ने कॉपी किया है। तो यही आंसर होगा।
P ने कॉपी किया है इस तरीके से। नेक्स्ट आपका 10 है। 10 है थोड़ा सा मैथमेटिक्स। लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं समझा था, जेड वाला। हाँ मतलब जेड 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 ये वाला ना। नहीं, जो जेड में इस रोटेशन हुआ है थर्ड वाला। अच्छा इसमें हुआ क्या है, रोटेशन ऑफ द स्क्वायर बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेशन ऑफ स्क्वायर बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज with respect to the axis perpendicular going to into the screen passing through point P। जैसे मेरा फोन है, ये फोन का स्क्रीन है, इस पे ये पेन है। अब इस पेन के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू द, तो अब इस पेन के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो ना। रोटेशन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को आप रोटेट करो 90 डिग्री से क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सिस, तो इसको 90 डिग्री घुमा दो ऐसे, यही मतलब है ना, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री। ऐसा क्या मतलब है कि ये फिक्स है तो 90 ऐसे घूम जाएगा ना, क्या दिक्कत है। देखिए गोइंग टू स्क्रीन पासिंग थ्रू, मतलब उसके बीच में, हाँ पासिंग थ्रू टी। सो इसमें है तो इसके अबाउट में 90 डिग्री क्या मतलब होगा, मींस इसका प्लेन नहीं चेंज हो रहा है, इस प्लेन में है स्क्वायर। हाँ मतलब ये है कि इस एक्सिस के अबाउट वो 90 डिग्री घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम गया ना, तो एक रोटेशन हो गया जस्ट। हाँ ये हुआ, देखिए मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको। तो यहाँ क्या होगा, जैसे जेड में क्या होगा, इसका जेड में ये पेन है मेरा, ठीक, इसके अबाउट आप 90 डिग्री घुमा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्लॉकवाइज। तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया और ये यहां चला गया, ये होगा ना। तो मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि लाइक ये कुछ ऐसा होगा कि जेड ऑपरेट करने का मतलब, इस पे जेड ऑपरेट करने का मतलब है नया जो फिगर होगा वो होगा पी क्यू आर एस, मेरे हिसाब से यही होगा। पी क्यू आर एस यही है ना, ये आ जाएगा। हाँ तो अब इसको कीजिए अब, है ना, तो 4 बार इसको ऑपरेट करेंगे सेम ही आ जाएगा, ऐसा हो ना। जैसे पी एक बार में यहाँ आया, दूसरी बार में आया, तीसरी बार में आया, चौथी बार में यहाँ आया, तो सेम ही बन जाएगा मतलब। तो जेड 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 तो इक्विवेलेंट है ओरिजिनल के, तो 3 वाला तो ओरिजिनल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यही तो कहना चाह रहा है। चेक कीजिए, बाकी क्लियर है। यस सर। अभी एस क्यू के अबाउट घुमा रहा है, तो एस क्यू मतलब एक्सिस फिक्स रहता है ना, बाकी रोटेट होते हैं। ओके। हाँ तो ये हो जाएगा, करके देखिए। तो ये आपका एप्टीट्यूड हो गए। तो ये 2022 वाला जो क्वेश्चन है इसमें ए 5 9 10 हो गया। अब बचा 29। सो 29 जो है, 17 बता दो। अच्छा 17 ठीक है, 17 चलिए 17। हाँ मतलब जो भी है। हाँ बी ऑप्शन में डाउट था मेरे को, बी किसको फॉलो करता है। बी का कोई स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं है, आपको ये पता है ना कि ये जो x वेक्टर है माइनस म्यू वेक्टर है, ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर 6। तो इसीलिए यहाँ ये कह रहा है ये काई स्क्वायर 6 होगा, तो ये तो गलत है ना, तो गलत कह रहा है ना, ये लिख दिया यहाँ पे। अगर एस किसको फॉलो नहीं करेगा, नहीं यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड आई थी, टी स्क्वायर फॉलो करेगा सर। क्या आएगा इसका, एक मिनट, n-1 लेकिन s पता है आपको क्या है, यहां से s देखो क्या है, व्हाट इज s हियर। s इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, x1 x2 x3 ये सारे 20 के 20 इन्वॉल्व हैं। चेक कीजिए आप ध्यान से, यहां सिर्फ x3 है और यहाँ 20 के 20 रैंडम ये जो रैंडम वेक्टर्स हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। ऐसा एक क्वेश्चन था नेट का, तो उसमें वो लेकिन वहां पे आप देखोगे वहां कुछ और रहा होगा, आप तो बता रहे हैं ना शायद वहां पे ऐसा होगा कि x बार रहा होगा। चेक कीजिए आप,
n भी तो मल्टीप्लाई होता है ना, फिर उसमें n आ जाएगा x बार होगा तो ये देखो ये एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है, दिस इज द रैंडम वेक्टर। तो ये जो x3 वाला है ये सिर्फ इसको ले रहा है, ओनली x3 को ले रहा है, एंड बाद में बात कर रहा है यहाँ पे s ले लिया। s क्या है? xi माइनस x बार। तो ये xi कौन सा है? चेक कीजिए आप। हेलो, मतलब होता कहाँ पे? हाँ मतलब क्या काम, क्लास का लिंक या टेस्ट? अच्छा, वो आईडी पासवर्ड नहीं मिला। आपने कितना फीस पे किया है? तो टेस्ट सीरीज का पे किया ही नहीं आपने, तो कैसे मिलेगा आपको? तो कहाँ किया आपने पूरा 7,500? हाँ कीजिए, फिर मिल जाएगा आईडी पासवर्ड। हाँ ठीक है। हाँ ओके, वही कह रहा हूँ x बार होगा। चलो प्रॉब्लम पता क्या है, ये जब x बार होगा तब जाके वहां पे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। वो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस s में ये टोटल 20 के 20 रैंडम वेक्टर इन्वॉल्व है और यहाँ सिर्फ x3 की बात हो रहा है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। आप चेक कीजिए। ये बस कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ सिग्मा, देखो हमें तो सिंपल यही बताया ना कि यहाँ सिग्मा इनवर्स है तो काई स्क्वायर 6 है, तो ये तो पक्का है कि सिग्मा को हटा के एस रखे हो तो काई स्क्वायर 6 तो नहीं होगा। तो ये तो गलत कह रहे हो, ये मुझे पता है, तो ये ऑप्शन गलत है, सिंपल ऐसा है। और यहाँ s जो है एक्चुअली इस s में ये 20 के 20 रैंडम सैंपल इन्वॉल्व है और यहाँ सिर्फ आपको x3 की बात कर रहा है, तो ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं देगा। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे एग्जांपल के ले लीजिए x1 x2 x20 नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। अब इसको यूनिवेरिएट में लाके देखिएगा, आपको समझ आएगा। तो आप यहाँ पे पहले s, इसके केस में जब डिफाइन करेंगे आप s स्क्वायर, तो 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर होता है। तो इस यहाँ पे ये है हमारे पास। अब आपसे पूछा जाए x3 माइनस इसका क्या होगा, सिर्फ x3 है, x3 माइनस म्यू इनटू, अब ये है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x3 माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन s। इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बताइए आप, कुछ आएगा? यही तो है, ये मल्टीवेरिएट है, इसका यूनिवेरिएट वर्जन ये आ गया, यूनिवेरिएट वर्जन x3 माइनस म्यू अपॉन s, जहाँ s स्क्वायर ये है, तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नहीं आएगा क्योंकि इस s में 20 के 20 रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व है और यहाँ पे जस्ट थर्ड की बात कर रहा है, तो ये इसलिए तो ये गलत है, बाकी ये वाला सही है। तो n-1 s का थ्योरम ही होता है, n-1 जो s है वो WP n-1 सिग्मा फॉलो करेगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो लोग इनका डाउट बताइए, सीधा मैं आगे जाऊंगा। 23 ना, तो 23 देखिए। सो 23 ऐसे आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है जस्ट। तो हमें क्या करना है, हाँ u को क्या लेंगे उसमें? जी देखिए ध्यान से। अच्छा आपको पता है ना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, अपने क्लास 12 में हमने पढ़ा था a and b आर परपेंडिकुलर इफ या इंप्लाइज व्हाट, यही फिर ओनली इफ क्या होता है, a डॉट b बराबर 0, सेम चीज है, यस सेम थिंग वी हैव। सो ये डॉट प्रोडक्ट है और वही इनर प्रोडक्ट होगा, इसी को हम लोग वेक्टर में इनर प्रोडक्ट लिखेंगे वेक्टर की जगह, है तो वेक्टर ही बट नोटेशन इज दिस नाउ। सो नाउ वी विल राइट दिस एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो सेम है, देखिए आप u एक यूनिट वेक्टर है, अच्छा तो मतलब u का मैग्नीट्यूड 1 है, ऑर्थोगोनल मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू इसके परपेंडिकुलर, ये जो s है ना, तो s के एलिमेंट तो ये है, इसके परपेंडिकुलर s में कैसे एलिमेंट है ये वाला। अच्छा तो समझिए जरा, इसको ठीक से लिखता हूं मैं, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x1 x2 x3 x4 डॉट 1 1 1 1 इक्वल टू 0, है ना। देखिए ये ऐसा लिख सकता ना, a डॉट b बराबर 0, ये बोल रहा हूं मैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। ये जो इनर प्रोडक्ट जो मैं बात कर रहा हूं ये ऐसा वाला है, x और y वेक्टर अगर है
तो ये मैं xi yi वाला इनर प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है ना। ठीक है। तो ये मतलब x वेक्टर है यहाँ पे कि x में है x1 से लेके xn तक, y में है y1 से लेके yn तक। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, मैं इनर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, तो इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो ये है। तो ये इनर प्रोडक्ट है किसका, इस x वेक्टर का और इस u वेक्टर का। तो आपको u यहाँ दिख रहा है क्या है, ये u है, लेकिन अभी यूनिट वेक्टर नहीं है एक्चुअली। u तो है, दिस इज समथिंग लाइक x डॉट u बराबर 0, लेकिन यहाँ बोला u यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो अभी यूनिट वेक्टर नहीं है। अभी जो मैं u ले रहा हूँ जिसको कुछ अलग है ना, तो मैं यूनिट वेक्टर बना देता हूँ। तो आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, मॉड्यूलर से डिवाइड कर। यस, मॉड्यूलस से डिवाइड करके। तो सेम यहाँ करते हैं। तो आपका जो रिक्वायर्ड u है यहाँ पे, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, मर्जी है आपकी। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, है ना। तो रूट अंडर 4 मतलब 2 हो गया मैग्नीट्यूड इसका, सॉरी, तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड रूट 4 हो गया। तो u वेक्टर जो हमारा आ गया, अब आप समझ आइए, आप 1/2 1/2 1/2 1/2 मिल गया। तो u तो मुझे मिल गया। अब तो मेरे पास v ये है और u मुझे मिल चुका है 1/2 1/2 1/2 1/2। अब ये कह रहा है कि वेक्टर u और v माइनस अल्फा u ऑर्थोगोनल है। फिर से सेम बात, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो करने वाली, कि यहां से u का डॉट प्रोडक्ट v माइनस अल्फा u के साथ जीरो कर देंगे। अब मुझे v भी पता है, u भी पता है, क्या अल्फा नहीं आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट v माइनस अल्फा u यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसी इनर प्रोडक्ट को यूज करके डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर देंगे। तो अल्फा यहाँ से आएगा आपका 1/2 आएगा, तो अल्फा स्क्वायर 1/4, है ना, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 23 का 29 था, 27 ये, ठीक है 27। चलिए 20 ये हो तो गया इसमें। मैंने बस फॉर्मूला यूज किया वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर का। अगर फॉर्मूला यूज याद नहीं हो तो कैसे करें? अच्छा, मुझे पता है। हाँ, अगर याद नहीं है तो उसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल करवाना। हाँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल वो तरीका होता है कि अगर z आपका मान लीजिए नॉर्मल 0 बने, आप z में बनाइए इसको, और फिर वहां जाके आपको फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन। आपको यहाँ प्रॉब्लम मेन आ रही होगी z की पावर 4 निकालने में, तो इसकी फॉर्मूला होता तो है 1 into 3। पर वो 0 और 1 के लिए होता है ना, जब मीन 0। नहीं, कोई जनरल के लिए हो जाएगा। चलिए x ले लीजिए, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, x माइनस म्यू बाई सिग्मा इसकी पावर 4, ये आ गई 1 into 3। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू की पावर 4 3 सिग्मा स्क्वायर, नहीं 3 सिग्मा 4 आएगा ना, हाँ 3 सिग्मा 4, ये यूज करना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हमने लास्ट टाइम डाउट क्लास में किया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ ये है कि x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर ऑड नंबर, तो ये तो 0 होती है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 2n इवन नंबर, तो 1 into 3 into 5 into 7 into 2n minus 1 तक ये होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इससे आ जाएगा, है ना, इससे आ जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ से यूज करेंगे तो आ जाएगा। सो नेक्स्ट 29 था। 29 हालांकि इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटीग्रेशन की दिक्कत होगी। तो देखिए, तो पहले तो मुझे यहाँ पे c निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले मुझे c फाइंड करना है, तो c कैसे आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। c टाइम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x 0 से 3 बराबर 1, ठीक। इसको ब्रेक कीजिए, तो 0 से 3 c बाहर कर लीजिए, x dx माइनस 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x dx, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, इक्वल टू 1। इसको ब्रेक कीजिए, तो ये x का तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन 3/2 आ गया।
सॉरी गड़बड़ हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 ना, तो 9/2 आएगा, 9/2 ना, हाँ 9/2 आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 9/2 माइनस, अब यहाँ क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेप फंक्शन है, ये इंटीग्रेबल नहीं पूरे इंटरवल पे, तो आपको इसको पहले हटाना पड़ेगा, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको पहले हटाना पड़ेगा, तो हटाएंगे कैसे आप, तो इसको ब्रेक कर लीजिए 3 पार्ट में, 0 to 1, और जब x 0 से 1 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या होगी, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज फंक्शन है ना ये, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0, तो ये 0 dx माइनस 1 से 2 1 dx, 2 से 3 2 dx इक्वल टू 1, यहाँ से नहीं आ जाएगा c की वैल्यू अब, तो यहाँ c आ जाएगी। सेम ही चीज आप यहाँ भी करेंगे, जब आप ये निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ भी आपको यही करना है कि हाफ से 2 में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसी को आप c इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, सेम चीज यहाँ कीजिए, एक बार हाफ से 1 कर लीजिए, एक बार 1 से 2 कर लीजिए, तो जब हाफ से 1 करेंगे तो मैं यहाँ अलग अलग नहीं किया हूँ, जैसे वहां अलग किया अब अलग नहीं किया, वहां भी आप चाहे तो अलग नहीं कर सकते थे, सीधा सीधा करते 0 से 1 1 से 2 2 से 3 डायरेक्टली भी हो जाता, जैसे यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा c बाहर x माइनस हाफ टू 1 0 dx, ये बन जाएगा x माइनस 1 dx, अब इसको इंटीग्रेट, c आपका यहाँ से आ ही चुका होगा वहां से, तो यहाँ पुट कर लीजिए, हो तो क्या, तो यहाँ भी c बाहर है, तो ब्रैकेट में लिखिए c बाहर है, इसका c बाहर किया हुआ है, ओके है ना, तो हो जाएगा, बस यही करना आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब भी ऐसा आए तो इंटीजर में ब्रेक कर दीजिए, 0 से 1 1 से 2 2 से 3, ताकि उसकी वैल्यू लिख सके फिर इंटीग्रेट कर सके। सो ये हो गया। अब कौन सा अगला 31 के बाद कौन सा 30 क्या था, 40s में था को ना, ये 29 था, कौन सा 29, ये जो मैं बताया वो 29 था, ये जो बताया हाँ 29 था। देखिए अगला क्या है 41 जो है 41, ये तो कल बताए थे, तो ये आप निकालेंगे आसानी से आ जाएगा। अब मैंने इसका डेफिनेशन क्या है, तो देखिए ये आसानी से आ जाएगा आपका, अरे मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, रिग्रेशन लाइन निकालना है, x गिवन yz ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन yz निकालना है आपको। कि नहीं, अरे पिछला वाला आ गया ना, यही गड़बड़ है यहाँ पे। इससे अच्छा था वही नहीं करना था। हाँ तो चलिए इसको मैं इधर बुलाता हूँ। देखिए तो इसमें क्या करना है आपको, जस्ट आपको फाइंड करना है क्या आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। आपको याद है आप जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लिखते हैं वो क्या होता है, जो y बराबर आप लिखते हैं बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ये जो मॉडल होता है क्या होता है, एक्चुअली यही तो होता है e ऑफ y गिवन x, यही तो आता है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। यस सर, तो सेम चीज है, यहाँ पे दो ही मतलब y गिवन x पड़े हैं, रिग्रेशन लाइन बिटवीन टू वेरिएबल्स, हाँ तो तीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, रिग्रेशन ऑफ x ऑन yz, तो हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू z। इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए इसका डेफिनेशन होगा
सिंगल रैंडम वेरिएबल है ये, आप x का ही डिस्ट्रीब्यूशन मीन निकाल रहे हैं जब y z गिवन है, तो ये होगा x टाइम f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू z। तो x गिवन y कॉमा z, यहाँ दो वेरिएबल आपको गिवन है, आपको ये निकालना है। अब ये कैसे आएगा, तो ये तो आप जानते ही हैं। सो अगर मुझे चाहिए अब f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू z, तो x गिवन y कॉमा z, इसका मतलब है कि ज्वाइंट x y z का अपॉन, तो यहाँ x y z तीनों है, अब कंडीशन गिवन में क्या है y z ना, तो ज्वाइंट ऑफ y कॉमा z ये आएगा। तो ये कैसे निकलेगा, ज्वाइंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, अब ज्वाइंट वालों को मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये पीडीएफ आ गए, यहाँ पुट कर लीजिए, तो अब आएगा तो इक्वेशन आ जाएगी, तो x बराबर समथिंग आ जाएगा, फॉर एग्जांपल az प्लस by प्लस k, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इस तरह से कुछ आ जाएगा, इसकी इस तरह ये जो आएगा ना यही आएगा आपका। तो इसको मैं x रखूंगा जैसे आप रिग्रेशन में रखते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, हो जाएगा। या जो भी आएगा आप देख लीजिए क्या आएगा, तो उसके हिसाब से जो भी आएगा मतलब, तो उसको आप पुट कर लीजिए, तो जो भी इक्वेशन आएगी ऐसे ही आएगी, मतलब आएगी x बराबर सम g ऑफ y z, ये आएगी, लेकिन इस तरह से ये आ जाएगी। अब ये आपको क्या करना है कि उसे आ जाएगा, ठीक है। तो उससे बचे ना, अब जो इक्वेशन आई x बराबर समथिंग g y z, उस इक्वेशन में कौन सी वाली पॉइंट, पहला पॉइंट ही आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगी। नेक्स्ट कौन सा था, 52 तो 49 गिवन। एक मिनट, हाँ तो कौन सा बोले थे, 40 49 पूछा। फोर्टी नाइन ना, देखिए 49 हम लोग कल हिंट दिया था मैंने, है ना, तो यहाँ पे उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए। सो ये जो होता है कि आपको बोल रहा है x कोई रैंडम वेरिएबल है, सो क्या करना, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी a अपॉन 2 टाइम x जो है वो इंटीजर है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1 कब होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, तो मतलब ये जो है इसका सपोर्ट a अपॉन 2 का सपोर्ट ये होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिए, तो ax की वैल्यू आ जाएगी 0, यहां से आ जाएगी 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगा अगर, है ना। तो यहाँ पे ax आप ये समझ सकते हैं 2n पाई जैसा है, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है, देखा ना, हाँ, तो 2n पाई जैसा है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये ax है। अगर x चाहिए तो x कोई ना कोई 2 पाई अपॉन a जैसा है, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये चीज है। इसको अगर आप ओपन करके लिखना चाहेंगे तो x आपका कुछ ऐसा है, बात वही है, n को मैं 0 रखूंगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई बाई a प्लस माइनस 4 पाई बाई a, एंड चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। अब ठीक है, तो यहां से आ जाएगा।
पहला है कि मुझे फाई एक्स, तो फाई एक्स की डेफिनेशन क्या है हमारी, जो फाई एक्स ऑफ टी होता है एक्सपेक्टेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स, तो इसका मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन कॉस टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी एक्स। ये आइलर फॉर्मूला होता है ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां से आपके पास ये है। अब देखिए आपको फाई एक्स ए पूछा है, ये फाई एक्स टी लिखा है मैंने, अब मैं फाई एक्स ए लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, टी की जगह ए रख दीजिए, तो एक्सपेक्टेशन कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, ये बनेगा। अब सोचिए आप, ए एक्स आपका क्या है 2n पाई, तो कॉस 2n पाई क्या होता है 1, साइन 2n पाई 0, तो ये हो गया e ऑफ 1 आ जाएगा, तो e ऑफ 1 इज 1, तो फाई एक्स ए आपका 1 आ गया, ठीक है, तो फाई एक्स ए इज 1। अब ये हो गया आपका पहला, ओके पहला ट्रू है। फाई एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड ए, तो कोई फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, तो इसका मतलब फाई एक्स टी प्लस ए की वैल्यू फाई टी ही आ जाएगी, तो हम बोलेंगे पीरियोडिक विद पीरियड ए है, ये डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन का कि कोई फंक्शन पीरियड ए होगा, इसका मतलब है कि टी प्लस ए पे उसकी वैल्यू निकालो, वो टी पे ही आ जाएगी, क्योंकि ए पीरियड है ना, तो वापस रिपीट हो जाएगी ए के बाद। जैसे साइन का 2 पाई पीरियड होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि फाई एक्स का पीरियड ए है, तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि ऐसा हो रहा है क्या, अगर ऐसा हो रहा होगा तो यस, ऐसा नहीं हो रहा है तो नो, तो मैं ये फाइंड करूंगा, तो यही यहाँ पुट कर लीजिए आप। तो अगर मैं फाई एक्स टी प्लस ए फाइंड करता हूं, तो यहाँ पे आप x की नहीं t की जगह अब t प्लस ए रखेंगे, इसमें t की जगह t प्लस ए रखेंगे आप, तो ये बनेगा एक्सपेक्टेशन, है ना, देखिए अब तो क्या बनेगा ये एक्सपेक्टेशन कॉस t के प्लेस पे आप t प्लस ए रखिए, तो कॉस टी एक्स है तो t को t प्लस, हाँ तो वो आ जाएगा टी एक्स प्लस ए एक्स आयोटा साइन टी एक्स प्लस ए एक्स, यही बनेगा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास, और अब क्या करेंगे आप, तो यहां से अब आप सिंपली इसको इक्वल टू कर दीजिए, तो cos टी एक्स प्लस ए एक्स, है ना। अब ए एक्स क्या था आपका 2n पाई, तो cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा, sin 2n पाई प्लस थीटा sin थीटा, तो ये आप देखेंगे कुछ नहीं, ये cos tx हो गया, ये sin tx हो गया, तो ये एट द एंड लौट के वहीं पे आ गया, क्योंकि ax आपका 2n पाई है, तो ये हो गया, तो मतलब ये भी ट्रू है। अब फाई एक्स का मॉड्यूलस, तो फाई एक्स टी का मॉड निकालता हूं मैं, तो मॉड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स। अच्छा आपको याद है जेनसेंस इनइक्वालिटी से क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एंड मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स, इसमें जेनसेंस इनइक्वालिटी लगाइए, बताइए कौन सी इनइक्वालिटी आएगी यहाँ पे। अभी क्या लिखूं बीच में, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स ग्रेटर देन होता है ना, जेनसेंस इनइक्वालिटी, तो gx आपका मॉड एक्स है, मॉड एक्स इज कॉन्वेक्स फंक्शन, तो वो कहता है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ एक्सपेक्टेशन x, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इज मोर देन इक्वल टू g ऑफ एक्सपेक्टेशन x, तो ये हो जाएगा, तो यही यहाँ लगाइए अब, तो यहाँ आप लगाएंगे तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड लगा रहा हूं मैं, तो e ऑफ मॉड्यूलस e की पावर आयोटा टी एक्स। अब आपको तो पता ही है आयोटा टी एक्स का मीनिंग क्या है, cos टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी एक्स, और a प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस क्या होता है 1 हो जाएगी ना, a प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो यहाँ तो a आपका साइन है, a cos है, b साइन है, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो मतलब ये 1 आ गया, तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन सोचिए 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हमने शुरू में ही देख लिया है कि ये 1 कब आएगा, जब t की वैल्यू a होगी।
अगर टी ए हो जाएगा तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगी, अगर टी ए नहीं है तो लेस देन 1 आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो 1 कब आएगी, जब टी बराबर ए होगा। तो यही कह रहा है कि 5x मॉड का टी लेस देन 1 होगा, टी नॉट इक्वल टू ए है, क्योंकि टी इक्वल टू ए होगा तो एग्जैक्टली 1 आ रही है, हम वहां देखा हमने। तो जब टी नॉट इक्वल टू ए है तो लेस देन 1 होगी, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगी। तो ये प्रूफ हो गया सी का, तो ये भी सही है मतलब। अब डी वाला जो है, डी है आपका इन्वर्जन फॉर्मूला। तो जो डिस्क्रीट में इन्वर्जन फॉर्मूला होता है, आप ये सर्च कर सकते हैं बुक में भी या गूगल पे भी, इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, फॉर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये आप बुक में देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, तो आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो जो डिस्क्रीट के लिए आता है वो ये फॉर्मूला है ना, क्या है डिस्क्रीट के लिए, जो डिस्क्रीट के लिए आपके पास फॉर्मूला इन्वर्जन का, देखिए डिस्कंटिन्यूअस के लिए वो पीडीएफ के टर्म में बात कर रहा होगा, डिस्क्रीट के लिए पीएमएफ के टर्म में बात कर रहा होगा। तो डिस्क्रीट के लिए ये रिजल्ट है कि 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई e की पावर माइनस आयोटा एन टी इंटू 5xt dt, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू n, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। एक ये रिजल्ट है जो इंटीजर वैल्यू रैंडम वेरिएबल है। दूसरा इसका जनरलाइज रिजल्ट ये है, जनरलाइज रिजल्ट है वही ये है कि 1/2t माइनस टी टू टी e की पावर माइनस आयोटा टी एक्स या आयोटा एक्स टी लिख सकते हैं, तो आयोटा टी एक्स 5x टी डी टी, ये हो जाएगा ओके। तो ये कितना आ जाएगा, सो ये है प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x, और यहां पे है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। तो इस फॉर्म में होगा तो करेक्ट होगा, तो इस फॉर्म में है, देखिए तो ये इन जनरल कोई भी सपोर्ट है उसके लिए बात करें, एक्स का सपोर्ट कुछ, ये इंटीजर सपोर्ट के लिए लिखा हुआ है ये, है ना, उस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक्स जो सपोर्ट होता है वो वैल्यू आती है यहाँ पे, है ना, जो एक्स है, यहाँ पे आप देखेंगे एन जो है जो सपोर्ट है वो वाली वैल्यू आती है, यहाँ जो सपोर्ट है ना वो वैल्यू टी में कोएफिशिएंट में होती है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो आयोटा टी एन तो है, लेकिन इनका सपोर्ट तो कुछ और ही है, x बराबर n तो है ही नहीं, x बराबर n होना चाहिए उस तरह से, और वैसे डायरेक्ट फिट भी नहीं बैठ रहा है, ये 0 से 2 पाई लिया हुआ है, यहाँ 1/2 पाई होता, डायरेक्टली फिट नहीं बैठेगा। अब प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक्सप्लिसिटली निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा, एक्सप्लिसिटली निकालेंगे तो, बट ये उसमें बैठाने की कोशिश की है तो ये डायरेक्टली फिट नहीं बैठेगा, यहाँ n है और यहाँ x की वैल्यू 2 पाई n बाई a है। तो वैसे भी जो थ्योरम में आप देखते हैं कि यहाँ जो है वो सपोर्ट आता है आई टी एन, तो वो सपोर्ट वैल्यू है, सपोर्ट वैल्यू वहाँ आई टी एन की जगह होना चाहिए था, है ना, होता भी ट्रू, तो वो होना चाहिए था जो भी इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 2 पाई n बाई a, तो वहाँ भी 2 पाई n बाई a होना चाहिए था कि आयोटा टी 2 पाई a बाई n करते, तो इसलिए गलत ऑप्शन होगा ये है, डायरेक्टली से फिट नहीं बैठ रहा, ये है इस फॉर्मूले पे है। देख लीजिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला कौन सा रह गया, 52 52, अच्छा, प्यूटो में क्या है, तो आपको तो पढ़ाया है सर ने कि ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना, तो यहाँ पे कितने कोएफिशिएंट है आपके पास 4, तो k की वैल्यू 4 है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो, मतलब बुक में अगर आप देखेंगे सौरभ सर का नोट जो है आईआईटी कानपुर के जो है उनका नोट्स देखेंगे
तो वो कोएफिशिएंट लेते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। तो उनके नोट्स में है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। के वहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, के नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। अब एप्सिलॉन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये आपका अननोन पैरामीटर है। सपोज 52 ऑब्जर्वेशंस ऑफ y, तो ये y है और ये आपका x1, x2, x3 है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 52 है आपके पास। 52 ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, तो ये आपको दे रखा है 18.6। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आपको दे रखा है 79 पॉइंट, है ना। SST आप मर्जी, आप SST लिखो या TSS लिख दिया मैंने, तो वही बात है, SST भी लिख सकते हैं आप। तो 79.23। और आपसे क्या बोल रहा है ये? H0 है कि ऑल पैरामीटर 0 है, H1 है कि ऑल पैरामीटर्स आर नॉन जीरो। द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज करते हैं? हाँ, आप नोट्स देखो, बुक कोई भी बुक खोल लो, आप आपके पास कोई मोंटेगोमरी वाली बुक हो तो बुक खोल लो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जाओ, टेस्टिंग प्रॉब्लम में जाओ, वहां पे देखो आपको दे रखा है। तो जो मैंने देखा है, ये सरल सर का नोट्स देखा है, उसमें देखेंगे एग्जैक्टली उन्होंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलग से लिख रखा है। वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, चल रहा है कंपाउंड रेसिड्यूल्स। हाँ। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, तो वो आपको यूज करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, हाँ, कि मीन स्क्वायर, ये MSR मीन सम ऑफ रेसिड्यू, मीन सम ड्यू टू रिग्रेशन अपॉन, MSc? हाँ, अपॉन MSE कर सकते हैं, एरर या रेसिडुअल, वही बात है। MSE कर लीजिए आप, हाँ, ये निकाल लेंगे आप, Yes sir. बस यही करना है। Yes sir. SSR अपॉन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? K-1 और रिग्रेशन है ना ये, का n-k. हाँ, और यहाँ पे SS या तो रेसिडुअल ले लीजिए या एरर लिख लीजिए, SSE अपॉन n-k पुट कर लीजिए। सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ से पुट करेंगे तो आपका इजीली आंसर जो आता है 4.90 आता है। ये सारा डेटा यहाँ पे में है, जो जरूरत है सब यहाँ पे है ना। अगर SSE चाहिए आपको, सम स्क्वायर ड्यू टू एरर्स, तो यहाँ से आ जाएगा, डिफरेंस ले लीजिए 79.2, ठीक है ना, हो जाएगा। बस पुट करना है आपको, बस सारी वैल्यू पता है, पुट करना, 4.90 आता है। फिर जो नेक्स्ट है, कौन सा रहेगा इसमें? कोई क्वेश्चन है क्या 22 वाले में? देख लीजिए, 22 के पेपर में किसी का रह गया हो कोई भी, तो 23 का स्टार्ट करें। ठीक है, फिर 23 का करते हैं।